दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए भारतीय संविधान का संपूर्ण मैराथन क्लास देखेंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन सभी टॉपिक को आज के इस क्लास में देखेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। पहला टॉपिक दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और दूसरा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इन दोनों टॉपिक संबंधित पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। याद रखिएगा, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हो गया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हो गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य सभी ऑप्शन गलत हैं। केवल महिलाओं को समान अवसर देना यह गलत है। मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए यह भी गलत है। शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात यह भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, यह भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। दूसरा ऑप्शन है शक्तियों का वितरण, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। अर्धसंघीय संरचना भी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। लेकिन प्रतिबद्ध न्यायतंत्र यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए दोस्तों, भारत का संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है, बिल्कुल सही है, और यह भारतीय संविधान की विशेषता है। इसके साथ में एकल नागरिकता, यह भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। लेकिन द्विस्तरीय सरकार, यह भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कौन सा नहीं है, तो द्विस्तरीय सरकार नहीं है। देखिए दोस्तों, संविधान के आरंभ में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था थी, लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद अब संविधान में त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकार की व्यवस्था है। तो यहाँ पर द्विस्तरीय सरकार गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना, संविधान की आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? प्रस्तावना को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था?
उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है। याद रखिएगा, आमुख कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए थे? तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी संविधान से लिए गए थे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी संविधान से लिए गए थे। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है यह एक लिखित संविधान है। यह तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। तो यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पर ए, बी, सी तीनों ऑप्शन महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की। चौथा है इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। तो यह दोस्तों गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। राज्य के राज्यपाल द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यह ऑप्शन गलत है। राज्यपाल द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया दी गई है, जिसके तहत दोस्तों संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। किसको दी गई है? संसद को दी गई है। राज्यपाल को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है, संसद को है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की मुख्य विशेषता कौन नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार, यह तो विशेषता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, यह भी है। सबसे छोटा लिखित संविधान, यह नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर छोटा बताया गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। कौन से वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इसका उल्लेख किया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित थे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत ऐसे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ये भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। संविधान के कौन से भाग में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा कमजोर वर्गों के लिए न्याय की सुनिश्चितता की बात कही गई है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 ए। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 39 ए राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है कि न्याय सभी को समान रूप से मिले और विशेष रूप से गरीबों और कमजोर वर्गों को, और इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 39 ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य को पशुवध रोकने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य गायों और बछड़ों सहित अन्य दुग्ध देने वाले व कामकाजी पशुओं की नस्लों को संरक्षित करे और उनके वध पर रोक लगाए। तो अनुच्छेद 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि
राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को पोषित करने और नशा पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 47 में यह प्रावधान है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को पोषित करने और नशा पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए कार्य करेगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से लिया गया है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। मौलिक अधिकार की अवधारणा दोस्तों यूएसए से लिया गया है। देखिए दोस्तों संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के पास है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 359 के तहत। और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 356। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से संबंधित है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तथा उसे संचालित करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार के तहत आता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय को। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है?
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19 वन का के अंतर्गत वर्णित वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। किसे? प्रेस की स्वतंत्रता को। तो यहां पर अनुच्छेद 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 11। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। इसके बाद दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से कुल 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 ए को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा, 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 ए को संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का में उल्लेखित किया गया है, या आप कह सकते हैं भाग 4 ए। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4 का। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए दोस्तों, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना यह मौलिक कर्तव्य है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। लोक चुनाव में वोट डालना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक चुनाव में वोट डालना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 ए में या भाग 4 का में। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्न में से किस मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता, यहां तक कि आपातकाल की स्थिति में भी नहीं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 इसे दोस्तों न्यायालय द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता, यहां तक कि आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा सोवियत संघ या रूस के संविधान से ली गई है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ या फिर रूस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों संसदीय प्रणाली टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे, तो इसे भी आप लोग पूरा ध्यान से देखिए। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री। देखिए दोस्तों, भारत की संघ कार्यकारिणी में उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं और राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री ये भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा होते हैं। याद रखिएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन कौन नहीं करता है? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कई राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, कई राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, इसलिए विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर विधेयक। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक एक ऐसा उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति दोस्तों 3 प्रकार की होती है, एक पूर्ण वीटो होता है, एक पॉकेट वीटो होता है और एक निलंबित वीटो होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 104वां संशोधन अधिनियम 2019। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
11 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 5 वर्ष। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? ऑप्शन है राज्यसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85(2) का के तहत, अनुच्छेद 85(2) का के तहत लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 85(2) का के तहत लोकसभा सत्र को स्थगित कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, स्पीकर थे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश मावलंकर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गणेश मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग की शक्ति। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, महाभियोग की शक्ति। नेक्स्ट है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 550। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 थी, ठीक है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए यहां पर 550 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक निगम। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैधानिक निगम एक ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, संसद। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको है? संसद को है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है सरकार की आलोचना करना, तो गलत है। कर एकत्र करना, यह भी गलत है। शासन करना, यह भी गलत है। कानून बनाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साइबर कानून। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइबर कानून पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइबर कानून। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 153 में, संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार दोस्तों प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 154, संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 154 में क्या कहा गया है? 154 में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? भारत में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246। याद रखिएगा, अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 246। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों के बीच या राज्य और केंद्र के बीच विवाद को सुलझा सकता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 131। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 131 में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों के बीच या राज्य और केंद्र के बीच विवाद को सुलझा सकता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 131। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत आता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। अनुच्छेद 239 ए, अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत पुदुचेरी को एक विधान मंडल
एवं मंत्रिपरिषद प्रदान किया गया है, जो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग विशेष दर्जा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुदुचेरी। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में वर्णित है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में वर्णित है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में वर्णित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां होती हैं। पहली है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 2025 में विधानसभा वाला है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प के अनुसार दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुदुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां निर्वाचित विधानमंडल और मंत्रिपरिषद है। देखिए दोस्तों, दिल्ली भी है लेकिन उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर पुदुचेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 239 ए ने दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह शक्ति है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन कर सके? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। निम्नलिखित में से किस सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर दोनों केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि एकता और अखंडता को दर्शाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघात्मक विशेषताएं और एकात्मक झुकाव किस संविधान की विशेषता है? संघात्मक विशेषताएं और एकात्मक झुकाव किस संविधान की विशेषता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत में कौन सा संघीय निकाय राज्यों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश करता है? सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग संघीय निकाय राज्यों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश करता है। वित्त आयोग का गठन दोस्तों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हुआ है, जो कि केंद्र से राज्य को राजस्व के बंटवारे पर सिफारिशें करता है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। संसद को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्राप्त होता है? संसद को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। या दोस्तों अनुच्छेद 249 के तहत किया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम 6 महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किस अनुच्छेद में विस्तृत है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किस अनुच्छेद में विस्तृत है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 268 से 293।
यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 268 से 293। अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय जल विवाद से संबंधित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है? अंतरराज्यीय जल विवाद से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किस भाग में किया गया है? केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 11। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263 तक, अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किस भाग में है? भाग 11 में है और अनुच्छेद 256 से 263 तक है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है राष्ट्रपति। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 352। और अनुच्छेद 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत संपूर्ण टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 118। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 124। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन दोस्तों 28 जनवरी 1950 को किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, फातिमा बीबी। और याद रखिएगा, लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी।
लीला सेठ। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 में बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू दोस्तों 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्त प्राधिकारी भारत का राष्ट्रपति होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 123। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 175। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल।
बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है और अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है और अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति दोस्तों किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष की सेवा आवश्यक होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, या 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 5 होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 ख, अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे सभी ग्राम सभा में शामिल हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है या संविधान, यह दिन संविधान अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया था। राजस्थान के नागौर जिले में किया था। और याद रखिएगा, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को
24 अप्रैल 2010 को डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 24 अप्रैल 2010 को घोषित किया गया था। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नागौर जिले में लागू किया गया था। राजस्थान के बाद दोस्तों इसे आंध्र प्रदेश राज्य में भी लागू किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद अन्य राज्यों में लागू किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था सबसे पहले। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 9 में, संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 ख में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1992 में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम का संबंध पंचायतों से है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का संबंध नगर पालिकाओं से है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1992। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर। कौन कौन? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य नीति के निदेशक तत्व। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्य नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में रखी गई है। अनुच्छेद 40 दोस्तों ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। LM सिंघवी समिति का गठन दोस्तों 1986 में किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए
पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष। कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत संस्थाएं आती हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? देखिए दोस्तों, पंचायत समिति ये मध्य स्तर पर कार्य करती है या ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत जो है ये ग्राम स्तर पर कार्य करती है। पंचायत समिति जो है ये मध्य स्तर या ब्लॉक स्तर पर या क्षेत्र पंचायत स्तर पर कार्य करती है। और जिला पंचायत जिला स्तर पर कार्य करती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। भारतीय संविधान का संपूर्ण टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए।